एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कंट्रोल रूम पुलिस को एक पुलिस वाला ही फोन करके कहता है कि साहब, जोली ग्रांट से मसूरी जाने वाले रास्ते पर सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर 3 बाइक सवार बदमाश भाग गए हैं और ये उधर भागे जा रहे हैं जिधर कि राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह का काफिला गया है। हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी कोई वारदात हो जाए, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस वालों की व्यवस्था की जाए और पुलिस वाले भेजे जाए ताकि हम उन बदमाशों को पकड़ सकें, उन्हें गिरफ्तार कर सकें। पहला फोन पहुंचता है, फिर दूसरा फोन पहुंचता है कि वो जंगल की तरफ भागे जा रहे हैं। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, यानी कि पुलिस वालों को देखकर वो अपना रास्ता बदल रहे हैं। तभी पुलिस की एक और टुकड़ी वहां पे पहुंच जाती है और कुछ देर बाद कंट्रोल रूम पर तीसरा फोन किया जाता है कि साहब, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो 3 बदमाश थे उनमें से 2 तो भागने में सफल हो गए, लेकिन जिन बदमाश के पास हथियार था उस बदमाश को हमने मार गिराया है। बस इतना था कि पूरे देश में एक तरह से वाहवाही शुरू हो जाती है और उत्तराखंड की सरकार भी अपने पुलिस वालों की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती है। साथ ही बड़े अधिकारी भी उन पुलिस वालों को पीठ थपथपाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने से रुकवा लिया था। दरअसल ये घटना कैसी थी कैसी नहीं थी, ये अगले दिन की अखबार में आने वाले कुछ ही देर के बाद, कुछ ही 2 पन्नों 3 पन्नों में उनको पलटने के बाद ही पता चलने वाला था। लेकिन इसके बाद जो कुछ वक्त गुजर जाता है, जब सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो लोग सुनकर हैरान और परेशान दोनों हो जाते हैं कि शायद दिसंबर तक देश का पहला ऐसा मामला था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सजा सुनाई गई हो। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून से 4 जुलाई 2009 को अखबारों के पन्ने पलटे जाते हैं। धीरे धीरे अखबार घरों में बढ़ते जाते हैं और उनमें से एक घर में कुछ पन्ने पलटे जाते हैं और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि राष्ट्रपति की काफिले पर शायद हमला हो सकता था। उन बदमाशों में से एक बदमाश को मार गिराया गया है और ये खबर न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड से आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई राज्यों तक पहुंच जाती है और लोगों ने बड़े चाव के साथ इस अखबार को, इस खबर को, इस घटना को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये मामला क्या है। तभी ये खबर पहुंचती है गाजियाबाद का एक इलाका है शालीमार गार्डन, और यहाँ के रहने वाले रविंद्र सिंह के पास भी ये खबर पहुंचती है। जब अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो एक फोटोग्राफ उनमें दिखाई देती है उनको। वो फोटोग्राफ किसी और की नहीं बल्कि उसी के बेटे रणवीर सिंह का था। रणवीर सिंह का फोटोग्राफ देखने के बाद घर में तो बस चीख पुकार मच जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि उन्हें सिर्फ बाकी सबके सब लोग खुश थे कि बदमाश मारा गया है। बस यही एक ऐसा घर था जो इस मौत पर, इस इनकाउंटर पर कहीं न कहीं दुख ही थे, परेशान थे। उसके बाद यहाँ से परिवार के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सीधा देहरादून पहुंच जाते हैं और देहरादून जाने के बाद सबसे पहले पूछते हैं पुलिस वालों से कि हमारा बेटा आखिरकार कहां से है, कहां है। तो पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो पोस्टमार्टम हाउस में है और उसका पोस्टमार्टम होने की तैयारी 4 जुलाई की बात थी। 5 जुलाई गुजरता है, 6 जुलाई भी गुजरता और इस तरह से किसी तरकीब से घर वालों ने को उनके बेटे की लाश तो मिल जाती है और लाश मिलने के बाद घर वाले वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे को जिस तरह से मारा गया था वो बदमाश नहीं हो सकता, वो बदमाश नहीं। ये सब तो खबर पूरे अखबारों में, टेलीविजन पर बहुत तेजी से साथ वायरल होने लगता है, तैरने लगता है। अखबार वाले और टेलीविजन वाले इस लड़के जिसका इनकाउंटर में मारा गया था बदमाश, उस बदमाश के घर वालों से जब बातचीत की जाती है तो उसके बदमाश के घर वाले भी कहते हैं कि हमारा बेटा बदमाश हो ही नहीं सकता, बल्कि उन्होंने हाल में ही MBA कंप्लीट किया था और उसके पास देहरादून से कॉल आई थी कि क्या तुम नौकरी करना चाहोगे। यदि नौकरी करना चाहोगे तो 3 जुलाई को तुम्हारा यहाँ पर इंटरव्यू है, इसीलिए अपना इंटरव्यू देना होगा। और वो लड़का 2 जुलाई की शाम को अपने घर से निकला था इंटरव्यू देने के लिए। 3 जुलाई को इसने इंटरव्यू दिया, घर वालों से बातचीत की, इंटरव्यू बहुत सफल हुआ।
4 तारीख को ज्वाइनिंग की बात की थी, लेकिन अचानक ही 4 तारीख को ज्वाइन करता, वो घर पहुंचता, वो बातचीत होती, उससे पहले ही अखबारों के माध्यम से पता चल जाता है कि उनके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया है। अब उनका बेटा बहुत बड़ा बदमाश होता, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे, लेकिन घर वालों को ये बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। घर वालों ने डेरा डाल दिया था। डेरा डालने के बाद वो बस ये कहने लगे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ के लिए बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को यह बात बहुत ज्यादा नागुजार गुजरती है और उसके बाद पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं और लाठीचार्ज करने के बाद कुछ बुरी तरह से पीटते हैं। और यह बात मीडिया वाले भी देख रहे थे। एक दिन पहले जहां वो यही चीज हो रही थी, पुलिस वालों ने किस बदमाश का इनकाउंटर कर दिया, उसके बाद दोस्त ही फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार डिबेट की कोशिश की जा रही है। उधर एक खबर और छपती है कि एक इनमें लड़का होता है, यानी कि छात्र होता है, जिसका अभी हाल ही में नौकरी लगी है। उनके घर वाले अपने बेटे के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा है, पीटा है। यह खबर अखबार के साथ जब चलती है तो लोगों के मन में सीटी थी कि एक प्रश्न था कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सब लोग जानना चाहते थे। धीरे धीरे करके यह बात माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार से शुरू होकर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचती है और देहरादून में जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है, तब एक चौंकाने वाली एक बात सामने आती है, जिसको सुनने के बाद न केवल पुलिस वाले, घर वाले या फिर गांव वाले, फिर कहे कि जितने भी आसपास के इलाके तक ये न्यूज पहुंची थी, सब के सब हैरान व परेशान। दरअसल 15 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात पता चलता है कि इस छात्र का नाम रणवीर सिंह, जो कि एमबीए का छात्र, उसको 1-2 नहीं लगभग 22 गोलियां लगी थी और वो भी बहुत करीब से गोलियां मारी गई थी। तभी घर वालों को थोड़ा शक होता है, लेकिन शक की गुंजाइश अभी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि शक की गुंजाइश यहाँ से और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर 28 चोटों के निशान, 28 जगह से उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर था। उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। यही एक सवाल था जिसकी वजह से उत्तराखंड की सरकार को बैकफुट आना पड़ता है। घर वालों ने एक डिमांड की थी, पुलिस वालों ने इस मामले की जांच नहीं करेंगे, बल्कि जांच इसकी उच्च स्तर पर से कराई जाए। जब सरकार ने वो सीआईडी के माध्यम से इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए गए। सीबीआई इस मामले की जांच करने के लिए जब करने लगती है तो घर वालों को लगता है कि शायद यहां से संतुष्टि नहीं मिलेगी और इस मामले की जांच यहां से नहीं हो सकती है। तब कहीं जाकर घर वालों के दबाव के चलते उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। सीबीआई आती और सीबीआई इस मामले की जांच करने के लिए 21 जुलाई 2009 को अपने हाथ में इस केस के सारे हैंडओवर कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अब जब इस मामले की सीबीआई जांच पड़ताल हो रही थी तो सीबीआई ने देखते क्या है कि लड़का बागपत का खेकड़ी गांव का है और वहां का मूल निवासी होता है। इसके परिवार के लोग शालीमार गार्डन गाजियाबाद में रहते हैं। इस लड़के ने एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए की पढ़ाई करने के दौरान ये बेहद होशियार और टैलेंटेड। इससे पहले इसकी जिंदगी में कोई भी एक मुकदमा शामिल नहीं था। ये लड़का सीधा साधा 2 जुलाई की शाम को निकलता है और देहरादून पहुंचने के बाद अपने दोस्त राम कुमार के पास रुकता है। उसे कहता है कि मेरा अगले दिन का इंटरव्यू है। अगले दिन इंटरव्यू होता है 3 तारीख को और इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में से पता चलता है कि वहां पर इंटरव्यू उनका बहुत ही शानदार गया है और इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो देर करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 जुलाई से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये लड़का ये बात सुनता है तो उसने अपने दोस्त राम कुमार को बताता है। राम कुमार से कहता है कि यार बहुत जल्दी नौकरी लग गई है, कितनी खुशी की बात है, घर वालों को ये सरप्राइज दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पार्टी की जाए। वो अपने दोस्त जो कि धर्मशाला के रोड पर एक मोहिनी रोड है, वहां पर एक फ्लाइट नंबर 9 में उनका दोस्त अशोक कुमार उसको फोन करता है। उससे कहता है कि अशोक तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों यानी कि राम कुमार और रणवीर सिंह आ रहे हैं, तुमसे बातचीत करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि इसी दिन 3 जुलाई को देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उत्तराखंड के दौरे पर थी और उत्तराखंड के दौरे पर होने के चलते उनका जो एक देहरादून का
जॉली ग्रांट से मसूरी जाने के लिए उनका काफिला निकलने को तैयार था। इसीलिए जगह जगह वेरिकॉन्डिंग कर दी गई थी, जगह जगह रास्ते रोक दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी नहीं आ सके, क्योंकि रास्ते पे कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि वो वीवीआईपी मामला वाला रोड बन चुका था। तभी यहाँ से घर के चौकी इंचार्ज होते हैं जेडी भट्ट, ये अपने एक दो लोगों के साथ रास्ते में नाकाबंदी करते हुए नाकाबंदी किए हुए थे, लोगों को रोक रहे थे ताकि उसे रास्ते पर कोई न आ जाए। तभी राम कुमार और रणवीर सिंह, जो दोनों दोस्त होते हैं, जो रणवीर सिंह अभी इंटरव्यू देकर के आया है, वो अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती करने के लिए, कुछ अपना दावत वावत करने के हिसाब से वो निकलने वाले थे। तभी उन्होंने जेडी भट्ट उनको रोक लेता और कहता है इस रास्ते से नहीं जा सकते, यहाँ पर वीआईपी रोड है, यहाँ से पृथ्वी राज देवी सिंह पाटिल गुजरने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, उसका दोस्त राम कुमार होता है, उनको लगता है कि हमें देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी तो इसीलिए हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। जब प्रतिभा देवी पाटिल आएंगे तो कोई बात नहीं, वो निकल जाएंगे, हमें उनसे क्या दिक्कत है। लेकिन अब जब आपस में जब बातचीत चल रही थी, बातचीत चलते चलते वो वाला जो जेडी भट्ट होता है, वो गुस्से में उनकी बाइक पर बहुत तेजी से डंडा मार देता है। यह बाइक होती है राम कुमार की, जो जैसे इसमें डंडा मारता है तो इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इसी बीच में अशोक कुमार को भी, क्योंकि वो अपने कमरे पर नहीं थे, वो अपने दोस्त के साथ आ जाता है। इत्तेफाक के लिए होता है कि तीनों दोस्त एजीएम मिल जाते हैं उसी जगह पे। जब तीन दोस्त मिलते हैं तो पुलिस वाले कम होते हैं। तभी रणवीर सिंह एक जोर का तमाचा मारता है उस सब इंस्पेक्टर जो कि चौकी इंचार्ज को, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी में डंडा मारा था, उसके दोस्त को थप्पड़ मारा था। जब दोस्त को थप्पड़ मारा था, रणवीर सिंह ने इस बात का बदला लेने के लिए न केवल चौकी इंचार्ज को उठा के पटका, बल्कि वो जोर से थप्पड़ मारा तो आसपास के कई लोग इस दृश्य को, इस नजारे को अपने आंखों से देख रहे थे। और बढ़ते बढ़ते इन्होंने फिर पुलिस वाले को जमकर पीटना शुरू कर दिया था पीठ पर। यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दो दोस्त तो भाग जाते हैं, राम कुमार और अशोक कुमार। रणवीर सिंह यहीं पर रह जाता है। तभी वो कंट्रोल रूम को फोन करके कहता है कि एक बदमाश है जो कि मेरी सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग चुका है, इसीलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दो दोस्त भाग जाते हैं और एक रह जाता है। पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर आ जाती है, और जब टुकड़ी आती है तो रणवीर सिंह को पकड़कर वो अपनी जीप में डालते हैं, और जीप में डालने के बाद कहती है कि तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है, उसके पास समय लेकर चलो। तभी वो जो धर्मशाला है उसके मोहिनी रोड पर एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 9, अशोक कुमार जहाँ रहता था, सीधा यहाँ से धर्मशाला की तरफ चलते हैं। और जाने के बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो फ्लैट में वहां जाने के बाद देखते हैं कि ताला लगा हुआ था। उसका दोस्त दोनों में से कोई आया नहीं हुआ था उस वक्त तक, न राम कुमार न अशोक कुमार। अब यहाँ से पुलिस वाले खिसियाए हुए, परेशान, और इस लड़के रणवीर सिंह को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं। लेकिन वो थप्पड़ जो उसे चौकी इंचार्ज को पड़ा था, उसे थप्पड़ की गूंज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। उस थप्पड़ को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान था। ये बात धीरे धीरे पूरे चौकी में फैल जाती है। ये बात नजदीकी थाना जो लगता है उसके अंदर जो चौकी आती है, वहां के इंस्पेक्टर के पास ये बात पहुंच जाती है। वहां पुलिस वालों के पास भी पहुंच जाती है। वो पुलिस वाले बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अब थाने आ जाते हैं, और थाने आने के बाद उस लड़के के साथ हर कोई हाथ साफ कर रहा था। जो भी आ रहा था वो मार रहा था, मार के जा रहा था, उसको पीट रहा था। मारते मारते उसकी कई हड्डियां टूट जाती है, कई जगह उसके शरीर में फ्रैक्चर हो जाते हैं, और वह तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। तब उन्हें लगता है कि ऐसा न हो कि ये छात्र मर जाए, इसीलिए इस छात्र का कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। तभी वो पुलिस वाले, जिनकी संख्या थी 18, वो पुलिस वाले सीधा उसको लेकर के जाते हैं जंगल की तरफ, और कंट्रोल रूम उसको फोन करते हैं और कहते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि राष्ट्रपति का काफिला जो जा रहा है, जिधर से गुजर रहा है, उधर एक सर्विस रिवॉल्वर जो कि एक चौकी इंचार्ज की थी, उसको लूट कर एक 3 बदमाश भाग रहे हैं। तभी वो दूसरा फोन करता है, पुलिस की मदद मांगता है। तभी तीसरा फोन करता है, कहते हैं कि इनकाउंटर में मारा गया है। उसने लगातार पुलिस पर गोलियां चलाई थी। जब पुलिस की लगातार गोली चल रही थी, वो जवाबी कार्रवाई में उनको भी हमने गोलियां मार दी और वो मर चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीबीआई की जांच जब होती है तो सच सामने आता है, और जब सच सामने आता है, उत्तराखंड की पूरी प्रदेश की पुलिस जो होती है वो हिल जाती है, धुल जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जब पुलिस वाले ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। और इस मामले की गूंज अब न केवल उत्तराखंड में थी, लेकिन
पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि एक होनहार स्टूडेंट, एक छात्र जो अपने परिवार का लाडला था, एक छात्र जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ उठाने वाला था, एक छात्र जिसने पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ कुछ हासिल किया, आगे बढ़ने के लिए, एक भविष्य संवरने के लिए, एक पुलिस वाले ने एक थप्पड़ की वजह से उसको इतना मारा कि उसके शरीर के अंदर 28 जगह पर फ्रैक्चर पाए गए और यहां से तसल्ली नहीं मिली तो उनको 22 गोलियां मारकर मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। चार्जशीट जो दाखिल की थी 4 जून 2009 को और 6 जून 2014 को सीबीआई ने इस मामले में इन्हें दोषी पाते हुए 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाते हैं तो भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला बन जाता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सजा सुनाई जाती है। उसके बाद मामला आगे चलने लगता है और आगे चलते चलते फिर पुलिस वाले सुप्रीम हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि इसी बीच में आपको यह बातें पता चलती है घर वालों को कि इस छात्र को, इनको यकीन नहीं था कि देहरादून में इस मामले की सुनवाई होगी, तो देहरादून की पुलिस की जो अदालत होगी वहां उनके साथ इंसाफ होगा। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हमारे बेटे को दिल्ली के अंदर सुनवाई की जाए, वहां सुनवाई होगी तो उसके बेटे को इंसाफ मिलेगा। और उनकी जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है और इन्हें 18 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इनके माँ बाप पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो सीबीआई की विशेष अदालत होती है। इन 11 पुलिस वालों को तो वो माफी दे देते हैं। माफी देने का रीजन ये होता है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाते हैं और 18 में से 7 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं। उन्हीं की हिसाब से उन दोषी पुलिस वालों के नाम की बात करें तो उनमें इंस्पेक्टर होते हैं एक के जायसवाल, जो इन लाठी चार्ज वाला जो मामला था जेडी भट्ट की, जो कि आरघार के पुलिस वाले पुलिस चौकी इंचार्ज से उनको मारपीट हुई थी, जिन्होंने इस छात्र के साथ बेइंतहा मारपीट की थी। कांस्टेबल अजीत सिंह होते हैं, एसओजी प्रभारी नितिन चौधरी होते हैं, सो राजेश बिष्ट, नीरज यादव, चंद्र मोहन। और उसके बाद फिर ये मामला कहीं न कहीं घर वालों को लगता है कि 11 पुलिस वाले जो छोड़ दिए गए हैं ये सही नहीं हुआ है। उधर 7 पुलिस वाले को लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और परिवार के लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं मामले को लेकर के। परिवार के लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि लगता है कि सारे के सारे 18 पुलिस वाले को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जबकि 7 पुलिस वाले इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें माफ कर दिया जाए, जैसा क्या 11 पुलिस वाले को माफ कर दिया गया था। पूरे मामले की अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला विधायक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला रहता है, क्या नहीं होता है, ये भविष्य के घर में छुपे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक छात्र का इन्होंने इनकाउंटर किया था अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी अपमान का बदला लेने के लिए, जबकि छात्र की कोई गलती नहीं थी, छात्र को जबरदस्ती निशाना बना गया था। छात्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डंडा मारकर छात्रों को न केवल उनकी मोटरसाइकिल में डंडा मारा, छात्रों को भी पीटा गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पुलिस वालों ने किया वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। छात्र की अगर छोटी मोटी गलती थी तो इनका मतलब यह नहीं कि उनको मारना या पीटना चाहिए था या उनकी बाइक तोड़नी चाहिए थी। जो भी हुआ वाकई बहुत गलत हुआ। न केवल इसमें छात्र की जान गई बल्कि 18 पुलिस वालों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। साथ ही 18 पुलिस वालों से जुड़े उनके परिवार के लोगों की जिंदगी भी कहीं ना कहीं तबाही हो चुकी है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।